हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो महासीरीज का ये पार्ट 6 होने वाला है। महासीरीज क्या है बच्चों? तो 1000 से भी ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चल रहा है जिसके 5 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। आज ये 6ठा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान को। भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं बच्चों, और ये सारे प्रश्न जो हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ये 20 के 20 सवालों का बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है बच्चों कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऋणात्मक होती है। ठीक है, इस सीरीज में हल्का से हल्का सवाल और भारी से भारी सवाल को इंक्लूड किया गया है बच्चों। ठीक है, दोनों प्रकार के सवाल मिलेंगे इसमें, है ना। ऐसा नहीं कि केवल आसान आसान से सवाल रखे गए हैं या केवल टफ से सवाल रखे गए हैं। टॉपर वही बनाता है, यही सारे सवाल बनाते हैं। मतलब टॉपर जो बनता है ना बच्चे, उसको सभी हल्के सवालों का भी ज्ञान होता है और भारी सवालों का भी ज्ञान होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। ठीक है। अगला सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं? तो वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है ना, वो ऋणात्मक होता है। ओके, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही मतलब मार्क्स खा जाते हैं लोगों के। तो ये सभी छोटे छोटे बातों को हमें याद रखना है यहाँ पे, है ना बच्चों। अगला सवाल है कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है बच्चों। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अभिनेत्र लेंस जो है वो किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, समतल अवतल लेंस है, या समतल उत्तल लेंस है? जी हाँ, तो ये कैसा लेंस होता है बच्चों? उत्तल लेंस होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु आँख से कितनी दूर होनी चाहिए? मतलब कितनी दूर होती है, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? हर कोई जानता है कि वो दूरी कितनी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर है। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि नेत्र गोलक का व्यास जो है वो लगभग कितना होता है? 5.3 सेंटीमीटर, 4.3, 3.3 या 2.3? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ओके। अगला सवाल है बच्चों कि जब नेत्र की पछमाभी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस के साथ क्या होता है? ऑप्शन है पतला हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है मोटा हो जाता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि वो पतला हो जाता है। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, नील्स बोर ने, या जेम्स मैक्सवेल ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों जे थॉमसन ने। जे थॉमसन का पूरा नाम जोसेफ जॉन थॉमसन हुआ करता था, जिन्होंने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। ठीक ना। हाँ जी, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन का खोज के संबंध में ना बहुत ये है, मतलब क्या कह सकते हैं, बड़ी लड़ाई है। ऐसे तो प्रोटॉन का खोजकर्ता जो है वो रदरफोर्ड को ही माना जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में प्रोटॉन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी थी दुनिया के सामने। लेकिन कई किताब ऐसे हैं जो कि गोल्डस्टीन को भी कहते हैं कि प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, क्योंकि 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने नाभिक जैसा मतलब कुछ बात किया था उन्होंने कि हाँ भाई परमाणु के अंदर नाभिक जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने उसका नाम प्रोटॉन नहीं रखा था। लेकिन हाँ एक शुरुआत दे दी थी, तो इसीलिए कई लोग गोल्डस्टीन को कहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो खोज करता है ना, वो रदरफोर्ड ही है। ज़्यादातर लोग रदरफोर्ड को ही मानते हैं, और फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में रदरफोर्ड है तो हम लोग रदरफोर्ड ही कहेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, और इन्होंने कब किया था बच्चों? तो
1932 ईस्वी में किया था। ये आप लोग याद रखोगे। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। दूसरा ऑप्शन है कि 1.6 इंटू 10⁻−90 कूलाम। जी हाँ, यही होता है ना, कि 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। अगला सवाल है बच्चों कि अगर हम अस्थायी चुंबक बनाना चाहते हैं तो किस पदार्थ का उपयोग करें, यानी कि अस्थायी चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, नर्म लोहे का, कठोर लोहे का, पीतल का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, कठोर लोहे का। अस्थायी चुंबक कठोर लोहे का बनाया जाता है। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है बच्चे, देखो ऑप्शन में है एम्पियर, वाट, वोल्ट और टेस्ला। ठीक, तो देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा वो तो हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम एक काम क्यों नहीं करते हैं। ठीक, एम्पियर किसका होता है, तो ये धारा का होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वाट किसका होता है, ये शक्ति का होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वोल्ट किसका होता है बच्चों, तो ये जो होता है वो विभवांतर का होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर है क्या, टेस्ला है। तो अगर आप चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं भी जानते थे तब भी आपने यहाँ पर अंदाजा लगा लिया कि क्या आंसर हो सकता है ना बच्चे। वैसे आप अगर याद रखते हो तो बड़ी अच्छी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। वैसे फिजिक्स की जितनी भी राशियां हैं उसके सभी के, मतलब कि जितनी भी राशियां उन सभी के एसआई मात्रक पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखें। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है कि विद्युत चुंबक किस प्रकार का चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक है, अस्थायी और अस्थायी दोनों है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं है। तो विद्युत चुंबक कैसा चुंबक है बच्चे, तो वो एक अस्थायी चुंबक है। जैसे ही हम लोग विद्युत धारा को ये करते हैं, बंद करते हैं, उसका जो चुंबक वाला गुण है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो एक अस्थायी चुंबक है। अगला सवाल है बच्चों कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। सजातीय का मतलब होता है एक ही तरह का ध्रुव, जैसे कि ये एक चुंबक है और ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो दोनों सजातीय ध्रुव हो गए, मतलब दोनों ही नॉर्थ नॉर्थ है। तो दोनों एक दूसरा पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, घर्षण बल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। ठीक है, देखो वास्तविक स्रोत का मतलब यहाँ पर यह है कि इन चारों में से जीवाश्म ईंधन कौन है यहाँ पर, है ना, कहाँ से हमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, किसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नाभिकीय संलयन को नहीं भाई, नाभिकीय विखंडन को ये भी नहीं। तो कोयला ही हमारा क्या है बच्चे, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत है, जहाँ से हमें ये हो रहा है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। अगला सवाल है कि जल विद्युत ऊर्जा स्रोत किस प्रकार का स्रोत है। नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, प्रदूषण युक्त है, युक्त मतलब कि प्रदूषण से भरा हुआ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो वो कैसा संसाधन है बच्चों, किस प्रकार का स्रोत है, तो वो एक नवीकरणीय स्रोत है ना, डेली उससे हम ऊर्जा बना सकते हैं, और वो प्रदूषण मुक्त है, युक्त नहीं है। अगर ये मुक्त होता, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाता, लेकिन चूंकि वो युक्त है तो हम उसे आंसर में कंसीडर नहीं करेंगे। अगला सवाल है बच्चों कि निम्न में से ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन है। जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे अच्छा जो यहाँ पे स्रोत है ना बच्चों, वो कौन सा है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, इससे बेहतर और कोई ऊर्जा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है उसे हम लोग क्या कहते हैं। मतलब कि वो यंत्र जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसका नाम क्या है। सूखा सेल, वोल्टेइक सेल, सौर सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसको हम लोग सोलर कहते हैं उसे ही विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, सौर सेल कहा जाता है। और सौर सेल ही वह युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों। और आप लोगों से मेरी एक ये है भाई, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके 17 सवाल सही हो रहे हैं, 17/20 आ रहा है, तो आपको ये वीडियो को एक बार फिर से देखना है डबल स्पीड करके, और तब तक देखना है जब तक कि कम से कम 19/20 ना आ जाए। ठीक है, वैसे तो मैं यही कहूँगा कि 20/20 तक इसको देखें, है ना। इस सीरीज का क्या मकसद है बच्चों,
बार बार मैं ये बात बताता हूँ, इस सीरीज का मकसद ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और आपके सामने पेपर आए तो उसमें से कोई इक्का दुक्का ही सवाल ऐसा हो जिसे यहाँ पर इस महासीरीज में नहीं कराया गया हो, वरना सारे सवाल करवाए गए हों, ऐसा मेरी चाहत है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि खाली सवाल करवाए जाए, आपको उसके जवाब भी याद होने चाहिए। और याद करने का सिंपल तरीका है बच्चे, वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, हो सकता है कि पहली बार में 16 सवाल सही हो, लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार देखोगे ना, स्पीड डबल कर लो ना भाई, 8-9 मिनट का वीडियो होता है, डबल स्पीड करोगे 4 मिनट के अंदर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, और अगली बार जैसे ही आप देखोगे 20 आउट ऑफ 20 हो जाएगा, और यकीन मानो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कितने मार्क्स आए आपके, पहली बार में कितने आए, दूसरी बार में कितने आए, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो बच्चों, जितना ज़्यादा शेयर करोगे मैं उतना ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और उतना ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे सार क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।